गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में। एक बार फिर शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर चल रहा था तत्वों के आवर्ती गुण। और इसमें हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया है। बहुत सारे वर्ग बनाए गए हैं, बहुत सारे आवर्त बनाए गए हैं। इस बारे में हमने पीछे डिस्कशन किया था। बहुत सारी आवर्त सारणियाँ आई, जिनमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी, बहुत सारी बातें आई, जिसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन हुआ। एट लास्ट में दीर्घाकार आवर्त सारणी आ गई है, और ये दीर्घाकार आवर्त सारणी ही फाइनली इस्तेमाल की जा रही है, फाइनली इसका स्टडी किया जा रहा है। ये तत्वों को उनके गुणों के आधार पर और उनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत करके बनाई गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन है। यहां पर मैंने डिस्कस किया था कि ये आवर्त सारणी एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में बटी हुई है। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताया था, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होते हैं। इनमें अंत में एस में उपकोष में इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पर पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में और यहाँ पर एफ उपकोष में। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, और मैंने ये कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम तत्वों के गुणों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं से शुरू करने वाले हैं कि तत्वों के गुण। ठीक, इससे पहले कि हम तत्वों के गुणों को समझें, हमें कुछ चीजें थोड़ी सी अपने मेमोरी रिकॉल करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा जरा परमाणु संरचना वाले चैप्टर पे। एक मिनट, और परमाणु संरचना वाले चैप्टर पे जाएंगे तो जरा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट दिमाग में अपने निकालें, वापस रिकॉल करें, जहां पर हमने ये कहा था कि एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पर नाभिक है, नाभिक में यहाँ पर प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। ऐसा नहीं है, रैंडम नहीं होते। एक निश्चित कक्षा होती है, एक निश्चित रास्ता होता है। जैसे ये एक निश्चित कक्षा है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर। इसके बाद एक दूसरी कक्षा अगर है तो वो ऐसे होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसके बाद अगर तीसरी कक्षा है तो एक ऐसे होगी, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, धीरे धीरे करके कोश भी बढ़ते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कोष में 8 और तीसरे में 18। इसी प्रकार से आगे के बारे में चर्चा हमने की थी। तो ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे बताया था, उसको मैंने रिकॉल कराया। मैं आगे बढ़ता हूँ, इस आवर्त सारणी से इस परमाणु के आकार को जोड़ता हूँ। अगर हमने इस आवर्त सारणी से इस परमाणु आकार को जोड़ लिया तो शायद पूरे तत्वों के गुणों को समझना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चों, इस चीज को समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझो। 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर जरूरत पड़े तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करो, रिवाइंड करके फिर से देखो, जब तक ये आकार और परमाणु साइज जो है और परमाणु के आवर्त सारणी में स्थान जो है, इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर निकालना सीख गए तो सारे गुण चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैटर क्या है कि परमाणु में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में है। अगर एक ही कक्षा है तो परमाणु का आकार इतना बड़ा होगा। अगर हम कक्षा 2 कर दें तो दूसरी कक्षा दूर होगी, तो परमाणु का आकार थोड़ा बड़ा माना जाएगा। अगर 3 कक्षाएं हैं तो क्या होगा, और दूर हो जाएंगे, तो परमाणु थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर दिखाऊं, बोर्ड पर ड्रा करूं चीज को, तो जरा देखना, ये रहा नाभिक, एक कक्षा वाला परमाणु। ये रहा नाभिक, 2 कक्षा वाला परमाणु। ये रहा नाभिक जिसमें 3 कक्षाएं हैं, ये परमाणु। तो अगर हम ये तुमसे कहें कि इन तीनों में से कौन बड़ा, तो सिंपल सी बात है, नीचे वाला सबसे बड़ा परमाणु, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, नाभिक यहाँ है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी, यही परमाणु का साइज है। ये बात समझ में आ रही है?
जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ रही हैं आकार बढ़ रहा है। एक दूसरा केस ये है कि मान लिया एक दूसरा परमाणु है जिसके पास दो ही कक्षाएं हैं, यहां एक परमाणु ये है, एक दूसरा परमाणु ये भी है, इसके पास दो ही कक्षाएं हैं, लेकिन अंतर ये है कि इसके अंदर की तरफ मान लिया यहां पर 10-11 प्रोटॉन है, लेट अस सपोज यहां पर 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 12 है, जबकि कक्षाएं दोनों के पास दो ही हैं। इसके पास भी दो कक्षा है, इसके पास भी दो कक्षा है, लेकिन इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कौन सा परमाणु बड़ा होगा और कौन सा छोटा, इस पर अगर डिस्कस किया जाए तो बेटा एक बात जान लो, प्रोटॉन ही है नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। नाभिक है, बाहर इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज है, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। ये प्रोटॉन जो है नाभिक को, प्रोटॉन नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ज़्यादा खींचने की क्षमता रखेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को खींच ले जाएगा, और अगर खींचने में सफल हो गया तो जाहिर सी बात है कि परमाणु के आकार को छोटा कर देगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास अगर आ गए तो साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर प्रोटॉनों की संख्या 11 है और यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 12 है, कक्षाएं दो इसमें भी हैं, दो इसमें भी हैं, ऐसी कंडीशन में इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये 12 प्रोटॉन वाला जो परमाणु होगा उसका आकार पर 11 प्रोटॉन वाले परमाणु की तुलना में छोटा होगा। यह बात समझ में आई? तो यानी परमाणु के आकार को लेकर दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक कक्षा, अगर कक्षा ज्यादा है तो उस परमाणु का आकार बड़ा होगा, लेकिन अगर कक्षाएं समान हैं और परमाणु पर के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी वहां परमाणु के आकार में कमी आने की संभावना है, या यूं कहें कि परमाणु का आकार कम हो जाएगा। क्लियर? दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर हमने क्लियर समझ लिया तो ये पूरी आवर्त सारणी उसी के आधार पर बसी हुई है। आई बात समझ में? मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करो 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक इस बात को नहीं समझ जाते तब तक इस आगे मत बढ़ना, इस मैटर को पूरी तरह से समझ लेना। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। रही ये आवर्त सारणी की बात, इस आवर्त सारणी में ये जो आवर्त हैं ये बताते हैं कि इन तत्वों के पास कक्षाओं की संख्या कितनी है। मैं इन्हीं कक्षाओं की बात कर रहा हूं, ये जो कक्षाएं मैंने बनाई थी। पहले आवर्त के तत्व के पास एक कक्षा, दूसरे आवर्त के पास 2 कक्षा, तीसरे आवर्त के पास 3 कक्षा, चौथे आवर्त के पास 4 कक्षा। जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिया, ये 1 कक्षा मतलब हाइड्रोजन, दो कक्षा का मतलब ये लिथियम, और फिर मैंने कहा 3 कक्षा का मतलब ये सोडियम। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे किसी आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें लिथियम और सोडियम में कौन बड़ा, तो क्या जवाब होगा? बहुत कॉमन है कि लिथियम और सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम बड़ा, क्योंकि सोडियम के पास 3 कक्षाएं हैं और लिथियम के पास 2 कक्षाएं हैं, हाइड्रोजन के पास 1 कक्षा है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि साहब सोडियम बड़ा। ठीक है ना? यहां पर एक क्या बात क्लियर हो गई कि सोडियम बड़ा। क्यों बड़ा? क्योंकि सोडियम के पास 3 कक्षाएं हैं और हाइड्रोजन के पास 1 कक्षा है, लिथियम के पास 2 कक्षा है। ये बात क्लियर? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे तत्वों के जो आकार है यानी जो साइज है परमाणु का वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। हम बात करें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में, तो बोरान सबसे छोटा, उससे बड़ा एल्युमिनियम, उससे बड़ा गैलियम।
ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बड़ा होगा क्योंकि कक्षाएं बढ़ेंगी। ठीक, अब आइए इस बात को हम देखते हैं कि मान लिया हम इस तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं, तीसरे आवर्त में सोडियम भी है, तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम भी है, तो सोडियम के पास कितनी कक्षाएं? 3। क्यों? क्योंकि आवर्त नंबर इसका है 3। मैग्नीशियम के पास कितनी कक्षाएं? 3, क्योंकि इसका भी आवर्त 3 है। मैग्नीशियम का भी आवर्त 3, सोडियम का भी आवर्त 3। ऐसी कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि कौन बड़ा? तो जवाब ये होगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। इसका मतलब सोडियम के पास है 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम के पास है 12 प्रोटॉन, और 11 प्रोटॉन और 12 प्रोटॉन कक्षाएं दोनों के पास 3-3। ऐसी कंडीशन में जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने में ज्यादा सफल होगा, और तब हम कहते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम जो है वो छोटा है, सोडियम आकार में बड़ा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? आगे देखें, एल्युमिनियम, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। अगर कोई पूछे कि इनमें कौन बड़ा, तो सिंपल सी बात है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, और 13 प्रोटॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा तो साइज उसका छोटा हो जाएगा, और एल्युमिनियम का साइज छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते आए यहाँ क्लोरीन। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, और 17 परमाणु क्रमांक वाला क्लोरीन, कक्षा की बात करें तो तीसरे आवर्त का तत्व है, तो 3 कक्षाएं इसके पास भी हैं। सोडियम के पास भी 3 कक्षाएं, क्लोरीन के पास भी 3 कक्षाएं। सोडियम 11 प्रोटॉन रखता है, क्लोरीन 17 प्रोटॉन रखता है। कौन छोटा? क्लोरीन छोटा। इसलिए क्लोरीन छोटा क्योंकि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन, वो 17 प्रोटॉन अंदर की तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो ज़्यादा खींच ले जाएंगे, ज़्यादा खींच ले जाएंगे तो परमाणु का साइज छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब किसी आवर्त में जैसे इधर की तरफ आप चलोगे, बाएं से दाएं की तरफ चलोगे, परमाणु का आकार छोटा होता चला जाएगा, और क्लोरीन के बाद आर्गन ये और छोटा होगा। आर्गन के बाद आर्गन 18 और पोटेशियम 19। ध्यान देना, आर्गन है 18, पोटेशियम है 19। आर्गन के पास 18 प्रोटॉन, पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन। कौन छोटा? तो तुम यहां कहोगे कि 19 प्रोटॉन है, ज्यादा प्रोटॉन है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम चौथे आवर्त का तत्व है, और पोटेशियम चौथे आवर्त का तत्व हो गया, इसका मतलब ये कि पोटेशियम की बाहरी कक्षा हो गई 4। पोटेशियम के पास 4 कक्षाएं हैं, जबकि आर्गन तीसरे आवर्त का तत्व है, तो आर्गन के पास कितनी कक्षा हो गई? आर्गन के पास हो गई 3। तो आर्गन के पास 3 कक्षाएं, पोटेशियम के पास 4 कक्षाएं। तो ऐसी कंडीशन में जो कक्षा जिसके पास ज्यादा होगी वो बड़ा होगा, तो पोटेशियम के पास 4 कक्षा, इसलिए पोटेशियम का आकार इस आर्गन से बड़ा होगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, प्रोटॉन ज्यादा है पोटेशियम के पास, लेकिन ये बात तो बाद में नापी जाती है, पहले नापा जाता है कक्षा। तो चूंकि पोटेशियम के पास आर्गन से ज्यादा कक्षाएं हैं, इसलिए पोटेशियम बड़ा हो गया। हाँ, अगर एक ही कक्षा की, अगर 2 या अधिक तत्वों में कक्षाएं समान हों, तब हम नापते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है। ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला तत्व छोटा होता है। कब? जब कक्षाएं समान हो। यहां तक क्लियर है? पूरी बात क्लियर हो गई? फिर से मैं इसी को शब्दों में, भाषा में कह दूं, अगर तुम नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बड़ा होता चला जाता है। ठीक? जबकि किसी आवर्त में
बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के कोशों की संख्या समान रहती है, लेकिन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है, जिस कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है और आकर्षण बल बढ़ने के कारण परमाणु में बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकत से अंदर की ओर खींचे जाते हैं, जिससे परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आकार में, उनकी त्रिज्या में कमी होती चली जाती है। ये बात समझ में आ गई। अब इस आधार पर अगर मैं डिस्कस करूं कि सबसे छोटा तत्व, या यूं कहें कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा, तो भाई एक बात जान लो, ये हाइड्रोजन है, ये आकार में एक कोश इसके पास है, और इधर हीलियम है, एक कोश इसके पास भी है। इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास दो प्रोटॉन, तो कौन छोटा? जाहिर सी बात है हीलियम छोटा होगा। एक बात, और अगर हम सबसे बड़े तत्व की बात करें तो बड़ा तत्व कौन सा होगा? जो सबसे नीचे, कक्षाएं ज्यादा होंगी, यानी 7वें आवर्त का कोई तत्व सबसे बड़ा होगा आकार में। अब प्रश्न उठता, 7वें आवर्त में इधर है फ्रांसियम और इधर अभी काल्पनिक है ओजी, तो ऐसी कंडीशन में इधर वाला तत्व जो है ये आकार में बड़ा होगा, यानी फ्रांसियम सबसे बड़ा होगा। हालांकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसीलिए इससे ऊपर का तत्व जो सीजियम है उसको ज्यादातर कहा जाता है कि आकार में सबसे बड़ा होगा। पूरी आवर्त सारणी में इधर के तत्व बड़े आकार के हैं और इधर के तत्व छोटे आकार के हैं। जो तत्व आकार में छोटा होगा, समझ रहा बात की, मेरी बात को यहां पर ध्यान से गौर से इसको समझना। मैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में जब प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने वाला हूं तो इस चीज को फोकस करूंगा। जो तत्व आकार में छोटा होगा उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा ज्यादा बल से खींचे जाते हैं, यानी उन इलेक्ट्रॉनों को निकाल पाना मुश्किल होता है। फिर कह रहा हूं, छोटा परमाणु है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक अपनी तरफ खींच रहा है। परमाणु छोटा है तो बल ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम निकालना चाहो कि हम खींच के निकाल लेंगे तो तुमको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर निकालने के लिए। लेकिन अगर परमाणु का आकार बड़ा है, इतना बड़ा परमाणु है, नाभिक यहाँ है और इलेक्ट्रॉन की दूरी यहाँ है, और ऐसी कंडीशन में आपसे कहा जाए इस इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल लो, तो जाहिर सी बात है कि दूरी बढ़ गई, तो इस प्रोटॉन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल भी थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, और कम पड़ जाएगा तो इसको हम निकाल पाएंगे। बस यहीं पे सारा खेल है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में है क्या? ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से निकल के दूसरे परमाणु में जा रहा है, दूसरे परमाणु से निकल के इस परमाणु में आ रहा है। यह इलेक्ट्रॉन के आने जाने को ही हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक ही खेल है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, सारा खेल इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो इस पॉइंट को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से तुमने समझ लिया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, कक्षाओं की संख्या के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणु के साइज को छोटा या बड़ा कैसे डिफाइन करेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अपने आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। मैंने आज तुमको परमाणु के आकार के बारे में बताया है। थोड़ा सा अपनी पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारी किताब में बनी है उसको देखो, उसको समझो और एक अनुमान लगाना सीखो कि कौन सा परमाणु छोटा है, कौन सा परमाणु बड़ा है। एक तुलना करो, आपस में कंपैरिजन करो और इसकी प्रैक्टिस अपनी कॉपी पर लिख के करो। उसमें लिखो कि अगर हम ये 5 तत्व, कोई 5 तत्व उठा लो हैं, और उन 5 तत्वों में तुलना करो कौन छोटा हो सकता है, कौन बड़ा हो सकता है। और इसके लिए पीरियोडिक टेबल किताब में बनी हुई है, उनमें साइज भी लिखे हुए हैं कि इस परमाणु का साइज ये है, त्रिज्या जिसको कहते हैं, रेडियस, तो त्रिज्या लिखी हुई है। उनको पहले अपने आप अंदाज लगाओ, फिर उसको किताब में देखो और फिर सोचो कि कौन छोटा और कौन बड़ा, क्या तुम सही समझ पाए हो। अगर तुम सही समझ गए हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना जो कल मैं डालूंगा, उसमें मैं डिस्कशन करूंगा अन्य प्रॉपर्टीज़ पर। इट्स ओके, थैंक यू।